Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 15 Meetings and Resolutions. Third video on the topic EGM means Extraordinary General Meeting and Power of SCCP to call meetings from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शॉर्टली हम इसे EGM कहेंगे. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल जनरल मीटिंग्स ऑफ कंपनी other than the AGM and the statutory meeting shall be called extraordinary general meetings. तो जनरल मीटिंग कब बुलाई जाती है, कौन इसे बुलाता है, किसके कहने पर ये मीटिंग कॉल होती है और कैसे कॉल होती है, इसके 3 डिफरेंट सिनेरियो हैं और जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सिनेरियो है द बोर्ड में एट एनी टाइम कॉल एन EGM यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कंसीडर एनी मैटर विच रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ कंपनी इन अ जनरल मीटिंग. तो ये सिनेरियो सबसे ज़्यादा कॉमन है. इसमें बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी की AGM हुई अराउंड अक्टूबर और लेट्स से कि मंथ ऑफ दिसंबर में कोई कंपनी को बहुत अच्छी एक जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, लेकिन वो काम करने के लिए उन्हें मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए. तो अगर वो वेट करते हैं नेक्स्ट अक्टूबर तक के आने का, तो तब तक तो फिर काफ़ी कुछ जो है बदल चुका होगा और शायद अपॉर्चुनिटी तब तक ना रहे. तो मेंबर्स का अप्रूवल लेने के लिए वो अगर एक मीटिंग अब कॉल करते हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. सेकंड सिनेरियो है जब कुछ मेंबर चाहते हैं कि एक मीटिंग कॉल हो तो बोर्ड ही कॉल करता है, लेकिन ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर, यानी जब मेंबर रिक्वायर करते हैं तो तब बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहा होता है. The board shall forthwith immediately proceed to call an EGM at the requisition made by the members. कितने members हों? In case of company having share capital representing not less than 1/10 of total voting power as on the date of deposit of requisition. Or in a case of company not having share capital, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, क्योंकि जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता उसमें हर मेंबर का एक वोट होता है. तो अगर टोटल 50 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स अगर एक्विजिशन देंगे तो फिर ये मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी बोर्ड को और इमीडिएटली कॉल करनी चाहिए. तो रिक्विजिशन शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मीटिंग साइंड बाय द रिक्विजिशनिस्ट एंड डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. तो प्रोसीजर ऐसा होता है कि अगर कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि किसी मामले पर एक मीटिंग होनी चाहिए, एमरजेंसी सिचुएशन है और वो एक मीटिंग कॉल करना चाहते हैं, तो वो अगर 10% वोटिंग पावर को रिप्रेजेंट करते हो कंपनी के अंदर, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके ऊपर वो क्यों मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे वो मेंशन किए जाते हैं, उस पर वो साइन करते हैं और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पर जमा करवा देते हैं. फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मीटिंग कॉल करता है, फिर मीटिंग होती है और फिर आगे प्रोसेस चलता है जैसे किसी भी मीटिंग में चलता है. थर्ड सिचुएशन ये है कि कॉलिंग EGM बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ, यानी जिन लोगों ने मीटिंग रिक्वायर की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो ये सिर्फ तब होता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोसीड नहीं करते, यानी वो मीटिंग नहीं अपना काम करते, तो फिर ये होगा. इफ़ द बोर्ड डज नॉट प्रोसीड विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन being so deposited to cause the meeting to be called, the requisitionist may themselves call the meeting. But in either case, any meeting so called shall be held within 90 days from the date of deposit of requisition. ये 21 days के ख़त्म होने से 90 days काउंट नहीं होंगे, 90 days जो हैं वो रिक्विजिशन से काउंट होंगे. तो 90 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगी. ये नहीं कि जी आप कहें कि जी 10 years पहले हमने एक रिक्विजिशन दी थी और फिर उस पर मीटिंग कॉल नहीं हुई थी तो अब मीटिंग खुद कॉल कर लें. तो 90 डेज़ तक रिक्विजिशन जो है वैलिड है. अगर तब नहीं होती तो फिर आपको दोबारा रिक्विजिशन वो करनी चाहिए. एनी मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट शैल बी कॉल्ड इन द सेम मैनर एज नियरली एज पॉसिबल एज दैट इन विच मीटिंग्स आर टू बी कॉल्ड बाय बोर्ड. तो जैसे रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग कॉल करेंगे उसमें नोटिस दिया जाता है, प्रॉक्सी फॉर्म होता है, दूसरी का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस प्रोसेस के अंदर भी होंगी. एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट in calling a meeting shall be reimbursed to the requisitionist by the company, and the sum so paid shall be deducted from
any fee or other remuneration payable to such of the directors who were in default in calling of meeting. तो पॉइंट ये है कि मीटिंग कॉल की तो एक्सपेंसेस लगे, ये एक्सपेंसेस किसने पे किए? रिक्विजिशनिस्ट ने। रिक्विजिशनिस्ट को ये पैसे कौन देगा? कंपनी। कंपनी ये पैसे किसके डिडक्ट कर लेगी? डायरेक्टर्स इन डिफ़ॉल्ट के, यानी जिन डायरेक्टर्स का डिफ़ॉल्ट था कि उन्हें मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी, उन्हें प्रोसीड करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया था, तो उनसे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इस तरह की मीटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो फिर डायरेक्टर्स पर्सनली बेयर कर रहे होंगे। हालांकि डायरेक्टर्स खुद मीटिंग कॉल कर लेते तो फिर कंपनी बेयर कर रही होती, लेकिन इस सिचुएशन में वो डायरेक्टर्स बेयर कर रहे होंगे कॉस्ट को जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था। Notice of EGM is required to be sent to the members at least 21 days before the date of meeting. Similarly as of the notice of AGM, तो EGM है, स्टैट्यूटरी मीटिंग है या AGM है, सबके लिए 21 days की रिक्वायरमेंट है. However, in case of unlisted company, if all the members entitled to attend and vote at any EGM so agree, all the members, a meeting may be held at a shorter notice. तो 21 days से कम का नोटिस भी हो सकता है EGM का अनलिस्टेड कंपनी की सूरत में, लिस्टेड में नहीं, और वो भी सिर्फ तब हो सकता है जब तमाम मेंबर्स एग्री कर रहे हैं. सो इस पर हम एक एग्जांपल 7 डिस्कस कर लेते हैं. एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीजन. नोटिस ऑफ EGM शुड ऑलवेज बी सेंट टू द शेयर होल्डर एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग. ये ऑलवेज की एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है कि अगर अनलिस्टेड कंपनी हो, ऑल द मेंबर्स एग्री करें, वो मेंबर जो इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट थे, तो शॉर्टर नोटिस भी पॉसिबल है. एक और क्वेश्चन है हमारे पास. Peach Panther Limited (PPL) is planning to call an EGM to transact certain business due to an emergency faced by the company. You are required to answer the following. Which meetings are called EGM? तो जितनी भी जनरल मीटिंग है AGM और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा वो EGM कहलाएंगे. What is the minimum notice period for calling an EGM? Can PPL hold such meeting on a shorter notice? तो वैसे तो 21 days का है, लेकिन शॉर्टर नोटिस भी जो है हो सकता है. अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि PPL लिस्टेड है या अनलिस्टेड. अगर अनलिस्टेड है तो यस, और अगर लिस्टेड है तो शॉर्टर नोटिस अलाउड नहीं है. All general meetings of company other than AGM और statutory meeting shall be called EGM. मिनिमम नोटिस पीरियड 21 days का है. एमरजेंसी के अंदर अदर देन लिस्टेड कंपनी शॉर्टर नोटिस अलाउड हो जाएगा अगर ऑल द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट सो एग्री. फिर अगर एक कंपनी जो है वो बाज़-औक़ात खुद मीटिंग प्रॉपर कॉल नहीं कर रही होती, तो SACP की भी पावर है कि वो कंपनी की मीटिंग्स कॉल कर सकता है ताकि उसके मेंबर्स जमा हों और फिर रेलिवेंट डिसीजन कर सकें. The commission means SECP has power to call general meeting of the company in case of there is default in conducting AGM और statutory meeting. यानी टाइम लिमिट जो थी उसके अंदर एक कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं की या एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की, या फिर डायरेक्टर्स डिड नॉट प्रोसीड टू कॉल एन EGM ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स. तो मेंबर्स की रिक्विजिशन पर डायरेक्टर्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं की, तो कमीशन यहाँ पर भी एक्शन ले सकता है और मीटिंग कॉल कर सकता है. द कमीशन मे गिव सच डायरेक्शन in relation to the calling, holding and conducting of the meeting and preparation of any document required. डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी मीटिंग में डॉक्यूमेंट होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का, तो वो डॉक्यूमेंट बनाने का भी कह सकता है विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग एज द कमीशन में थिंक फिट. तो SACP मीटिंग कॉल, होल्ड और कंडक्ट करने के बारे में, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बारे में डायरेक्शन दे सकता है. फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अबव मेंशन डायरेक्शन may include a direction that one member of company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting.
हालांकि देखें मीटिंग तो होती तब है जब एक से ज़रा ज़्यादा लोग हों, तो हम कहते हैं कि जी मीटिंग है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि डिस्प्यूट्स होते हैं और सारे मेंबर्स इकट्ठे नहीं हो रहे होते, मेंबर्स की तादाद भी कम होती है। तो ऐसे में फिर फैसले करने के लिए SECP ये डायरेक्शन भी दे सकता है कि भाई जो एक पर्सन अभी अगर आएगा तो वो कोरम होगा, फिर वो जो फैसला कर देगा वो फैसला कंपनी का फैसला समझा जाएगा। अब बेसिकली इसका इम्पैक्ट फिर ये होता है कि फिर जितने मेंबर्स हैं वो फिर मीटिंग में आते हैं और फिर वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहाँ पर सामने रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो जो फिर मीटिंग में आता है उसकी मर्ज़ी का फैसला हो जाता है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती हैं तो उसका फैसला भी SECP करेगा कि वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा। एनी मीटिंग सो कंडक्टेड मीन्स जो कि SECP के कॉल करने पे कंडक्ट हुई हो, बी डीम टू बी द मीटिंग ऑफ द कंपनी ड्यूली कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड, यानी प्रॉपर समझी जाएगी। एंड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच मीटिंग शैल बी पेड बाय द कंपनी, तो कौन पे करेगा? कंपनी, अनलेस कमीशन डायरेक्ट द सेम टू बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो अगर SECP कह देता है तो किसी ऑफिसर ऑफ द कंपनी से भी वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं, वरना नॉर्मली जो इस मीटिंग के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी बेयर करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।